संवैधानिक विकास की बात करेंगे आज। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 31 दिसंबर 1600 को लंदन में 24 सदस्यीय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इन 24 सदस्यों को कंपनी का निदेशक, संचालक मंडल BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूर्वी देशों में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए तथा इन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आगरा में जहांगीर से असफल मुलाकात की। असफल का मतलब इन्होंने जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उस टाइम सूरत बम्बई में आता था, अभी गुजरात, वर्तमान में गुजरात में है। दिसंबर 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत सर टॉमस रो भारत आए तथा इन्होंने 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की और भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1617 में मद्रास के निकट मूसलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। दक्षिण भारत का ये पहला है। फिर 1726 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर नियुक्त करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई। तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रथम प्रयास किया गया। 1764 के बक्सर के युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा स्वीकृत इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बम्बई, मद्रास, ध्यान रखना, बंगाल, बम्बई, मद्रास में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कौन से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें 3 ही है, ये ध्यान रखना। गवर्नर जनरल की अध्यक्षता हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटिश की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। सर एलिजा इम्पे एपेक्स न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने हेतु 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जारी किया गया और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बम्बई, मद्रास के साथ साथ बिहार, उड़ीसा में भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1781 के तहत कहाँ बढ़ाया गया, यानी बिहार और उड़ीसा और शामिल किया गया, यहाँ पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये एक्ट ब्रिटिश PM विलियम पिट द्वारा जारी किया गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को व्यापारिक और राजनीतिक 2 भागों में विभाजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को व्यापारिक और राजनीतिक 2 भागों में विभाजित किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 2 भागों में विभाजित करते हुए कंपनी के कार्यों के संबंध में द्वैध शासन, दोहरा शासन लागू किया गया। तो ये ध्यान रखना, कंपनी में दोहरा शासन किस एक्ट के तहत लागू किया।
व्यापारिक कार्य कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास यथावत रखे गए और राजनीतिक कार्य हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी निर्धारित की गई। इस एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य प्रभुत्व घोषित करते हुए इन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिकारिक भारतीय क्षेत्र नाम दिया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। वापस एक बार कि 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था, इसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आधिकारिक क्षेत्र थे भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य या प्रभुत्व घोषित करते हुए इन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिकारिक भारतीय क्षेत्र नाम दिया गया। तो कौन सा एक्ट था? तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था। फिर 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना कौन कौन सा। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल चाय का व्यापार करेगी और चीन के साथ व्यापार करेगी। इसको छोड़कर एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत में व्यापार करने की छूट अन्य यूरोपीय नागरिकों व कंपनियों को भी प्रदान कर दी गई। भारत में इस टाइम व्यापार करने के लिए छूट किन को दी गई? यूरोपियन नागरिकों को और कंपनियों को प्रदान कर दी गई। वो भी अब यूरोपियन नागरिक यहाँ आकर व्यापार कर सकते हैं। और ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने वे व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए और व्यापार की छूट किस एक्ट के तहत दी गई? तो 1813 का चार्टर एक्ट। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे तो ध्यान रखना, ये जो वो नियम लगाया था वो इससे संबंधित ही है। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि कंपनी सालाना 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी तथा 20,000 अंग्रेजी सैनिक अपने खर्च पर भारत में रखेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन। इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। तो ध्यान रखना, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया? ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? एक तो एकाधिकार समाप्त करने वाली बात और एक ये अधिकार समाप्त करने वाली बात, दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और घोषणा की गई कि कंपनी आगे से भारत में अब केवल राजनीतिक कार्य करेगी। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ये ध्यान रखना, कहाँ पर? जो अंग्रेजों के नियंत्रण वाला क्षेत्र है वहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत घोषित किया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। तथा विधि निर्माण करने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल व उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया। इसमें से 1/4 विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1/4 का मतलब 4 का 1/4 1। और लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। कौन? लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस एक्ट के तहत 1834 में भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने हेतु मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1834 में भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने हेतु किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया? तो मैकाले की अध्यक्षता में।
इस एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो दास प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? 1843 में। किस एक्ट के तहत? तो इस जो ये एक्ट है, तो इस एक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना 1833 वाले के क्या क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्ट। फिर 1853 का चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो 1853 का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया। राजनीतिक कार्य को भी दो भागों में बांट दिया। व्यापारिक कार्य तो पहले ही समाप्त कर दिया, अब जो राजनीतिक रहेगी तो इसके भी दो भाग हो गए, एक तो प्रशासनिक और एक विधायी। प्रशासनिक कार्य तो गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्यों की कार्यकारिणी को सौंपा गया, और विधायी कार्य है तो पहली बार 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, और इसका नाम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। इसमें 12 सदस्य निर्धारित किए गए, और इस एक्ट में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया गया। विशिष्ट नागरिक सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने के संबंध में 1854 में मैकाले समिति गठित की गई। फिर हम देखते हैं 1858 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। इस एक्ट को द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित कर दी गई। 1858 वाला ये एक्ट 1857 की क्रांति के बाद आया, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सम्राट की शक्तियों का उपयोग भारत के संदर्भ में करने के लिए भारत सचिव पद सृजित किया गया। तो भारत सचिव पद कब सृजित किया गया, और ये ध्यान रखना। भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, और भारत सचिव व भारत परिषद दोनों का मुख्यालय लंदन में ही था। भारत परिषद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब समाप्त किए गए और किस एक्ट के तहत किए गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो की गई द्वैध शासन की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव था, ये कौन होता था? ये ब्रिटिश संसद का मंत्री होता था, ये मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इसलिए ये भारतीय जनता के प्रति नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इसकी जिम्मेदारी किसके प्रति थी? ब्रिटिश संसद के प्रति थी, ना कि भारतीयों के प्रति। और लॉर्ड स्टैनले भारत के प्रथम भारत सचिव बने। तो भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड स्टैनले। गवर्नर जनरल को सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय के नाम से जाना गया। तो ये ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल था, अगर ये सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में कहीं जा रहा है तो वहाँ पर ये वायसराय के नाम से जाना जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल बने। तो ध्यान रखना, ये गवर्नर जनरल अब वायसराय बनने वाले प्रथम कौन थे? तो कैनिंग थे। वायसराय को भारत में सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि घोषित किया गया, और इस एक्ट के संबंध में महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को आयोजित इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया गया। और इसी एक्ट को उदारवादियों ने अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार पत्र कहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवादियों के अनुसार किससे मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो 1858 का ये एक्ट। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत पहली बार विधायी कार्यों हेतु विधान परिषद में भारतीयों को भागीदार बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भारतीयों को भागीदार पहली बार कब बनाया गया या किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
इसी एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, वे मंत्रिमंडल प्रणाली लागू की। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। विभागीय प्रणाली ना देके वो इंग्लिश का नाम देवनागरी लिपि में लिख के देता है, पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये मंत्रिमंडल प्रणाली लागू किस एक्ट के तहत की गई, तो ये ध्यान रखना कौन सा एक्ट था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। वायसराय को नई प्रांतों का गठन करने, अध्यादेश जारी करने, विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसी एक्ट के तहत पहली बार 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापना की गई। और इसी एक्ट के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में अपनाई गई केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, उससे वापस पुणे विकेंद्रीकरण में बदलते हुए बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस पर। इसी एक्ट से भारतीय संवैधानिक विकास का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संवैधानिक विकास का वास्तविक प्रारंभ किस एक्ट को माना जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या मिनिमम 10 मैक्सिमम 16 का निर्धारण किया गया। पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, परंतु ये पूर्णतया अप्रत्यक्ष था। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को किस अधिनियम के द्वारा अपनाया गया, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। पहली बार प्रांतों व भारतीय सदस्यों को विचार विमर्श करने व प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है, भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्रदान किया गया, या किस अधिनियम के तहत। फिर अब जो आगे के आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन यहीं से आता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या योजना के नाम से भी जाना जाता है। सर एरुलैंड समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी बनाते हुए वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में भागीदार कब बनाया गया और पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। विधायी कार्यों में भी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर औपनिवेशिक विधान परिषद कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि औपनिवेशिक विधान परिषद नाम किस भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन परिषद अधिनियम के तहत चेंज किया गया, तो 1909 का ध्यान रखना। और इसकी सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई। इस एक्ट में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन को किस एक्ट के तहत अपनाया गया, या मताधिकार प्रदान किया गया। इस टाइम मताधिकार का आधार भेदभावपूर्ण था, संपत्ति को, कर को, उपाधियों को आधार रखा था, इसके आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया गया। और कुल जनसंख्या के 3% को ही मताधिकार प्राप्त था। महिलाओं को इस टाइम मतदान नहीं प्रदान किया गया, यानी कि महिलाएं वोट नहीं कर सकती इस टाइम। मताधिकार की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर 25 से आप देखोगे एक बार 21 आएगी, फिर राजीव गांधी ने 18 की थी। प्रांतों व भारतीय सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इस एक्ट में पहली बार संप्रदाय को वैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए मुस्लिम संप्रदाय को
पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संप्रदाय को वैधानिक मान्यता किस एक्ट के तहत दी गई, तो ये 1909 का एक्ट। यही प्रणाली आगे जाकर भारत विभाजन का प्रमुख कारण बनी। लॉर्ड मिंटो को इस प्रणाली का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको जनक कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो का सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। कांग्रेस के ऐसी मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित 1916 का लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि 1909 के एक्ट के तहत भारत में विकसित होते हुए प्रजातंत्र को ही मार डाला। फिर मजूमदार के स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि 1909 के सुधार चंद्रमा की चांदनी के समान थे। किसकी चांदनी के समान? चंद्रमा की चांदनी के समान। फिर एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है 1919 का भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इस एक्ट का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, तो यह प्रस्तावना किसकी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो इस एक्ट का यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और इस एक्ट की प्रस्तावना बनाएगी। तो ये ध्यान है, इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। यही प्रस्तावना अगले वाले एक्ट में आएगी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया इस एक्ट को। परंतु इस एक्ट में भारत के एक प्रभावशाली वर्ग, कांग्रेस उस टाइम बड़ा वर्ग था, बड़ी पार्टी थी, को ब्रिटिश सरकार के पक्ष में करने संबंधित प्रावधान किए गए और 10 वर्षों का इनका टारगेट रहा। इस एक्ट में प्रशासनिक व विधायी दोनों कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। प्रशासनिक कार्य हेतु वायसराय की जो कार्यकारिणी में विधि, शिक्षा, उद्योग सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, और विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाते हुए पहली बार केंद्र में, ध्यान रखना, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। एक तो विधानसभा थी, एक विधान परिषद थी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 रखी गई, कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60, स्थायी सदन रखा गया, और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। प्रांतों में विधान परिषद के रूप में 1 सदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। प्रांतों में कौन सा? 1 सदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। और इसी एक्ट में मताधिकार का विस्तार करते हुए इसे 10% कर दिया गया तथा महिलाओं को भी मतदान प्रदान किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करते हुए इसे मुसलमानों सहित सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन पर भी लागू कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वहाँ पर तो केवल मुसलमानों को ये पृथक निर्वाचन का मतलब वो होता है कि उस सीट पर जो मुस्लिम संपर्क, जैसे मुस्लिमों को दे रखा है पृथक निर्वाचन मंडल, तो वहाँ पर कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो मुस्लिम संप्रदाय से होगा और वोट केवल मुस्लिम संप्रदाय वाले ही डालेंगे। ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब। इस एक्ट में पहली बार 2 सूचियों के माध्यम से केंद्र और प्रांतों की शक्तियों को अलग अलग किया गया, और इसी एक्ट के तहत प्रांतीय बजट व केंद्रीय बजट तथा रेल बजट और आम बजट को अलग अलग करने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय और केंद्रीय, रेल और आम बजट को अलग अलग करने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में पहली बार प्रांतों को बजट निर्माण का अधिकार दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट में पहली बार प्रांतों को बजट निर्माण का अधिकार दिया गया, तो इस एक्ट में ध्यान रखना कौन सा? 1919 का एक्ट। इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। डायरेक्ट पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत लागू किया गया, तो 1919 का। प्रांतों के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को,
और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी विधान परिषद को सौंपा गया। फिर हम देखेंगे इस एक्ट में इंपीरियल लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी होती है वैसे पहले ईपीएससी होती है, इंपीरियल लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉज बारकर की अध्यक्षता में किया गया। इसी एक्ट में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति का गठन किस एक्ट के तहत किया गया। तथा नियंत्रण और माल लेखा परीक्षक केग का पद सृजित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा केग का पद सृजित करने वाला एक्ट 1919 का एक्ट। लंदन स्थित भारत परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 12 निर्धारित की गई और इस एक्ट की समीक्षा हेतु 10 वर्षीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और 10 वर्ष होने से पहले ही साइमन कमीशन का गठन किया गया और 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया साइमन कमीशन का। वायसराय लॉर्ड इरविन थे इस टाइम और भारत सचिव बेरकिन हेड द्वारा गठन किया गया। कुल सदस्य 7 थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को सवेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग के शाहनवाज हुसैन गुट ने साइमन कमीशन का सहयोग किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसने सहयोग किया, तो भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग के शाहनवाज हुसैन ने। और 1930 में रिपोर्ट सौंपी इन्होंने। रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अंबेडकर ने दलित प्रतिनिधित्व के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस के 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 5 मार्च 1931 को हुए और गांधी इरविन समझौते के आधार पर गांधी जी के नेतृत्व में भाग ली कांग्रेस। ध्यान रखना पहले अधिवेशन में, पहले गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लेती है 1930 वाले में, दूसरे में लेती है 1931 वाले में। सांप्रदायिकता के संबंध में गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य सहमति नहीं बन पाई, इस कारण सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी स्थगित कर दिया गया। फिर थर्ड वाला हुआ 1932 में। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमेज मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिससे दलितों सहित 11 समुदाय को, अब पहली बार में तो 1 को, फिर 4 जोड़ के 5 किए और इस बार 11 समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। और दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को गांधी जी ने विरोध किया तथा इसमें सुधार करवाने हेतु 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवद्दा जेल में अनशन प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये डेट 20 सितंबर 1932 को और कहाँ पर, पूना के यरवद्दा जेल में अनशन प्रारंभ किया। और 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। ध्यान रखना, आरक्षित चीज़ अलग है, पृथक निर्वाचन अलग है। पृथक निर्वाचन में जिस जाति को दिया जाता है उस जाति का कैंडिडेट खड़ा होगा और उसी जाति के लोग वोट डालेंगे। तो ये हिंदुओं को तोड़ने की एक नीति थी इन अंग्रेज़ों की, जिसको असफल किया गया। फिर गोलमेज सम्मेलन थर्ड की समाप्ति के पश्चात 1933 में ब्रिटिश सरकार के नए अधिनियम के निर्माण के संबंध में श्वेत पत्र जारी किया गया और बेगम जहारना समाज ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले को ध्यान रखना है। एक तो भीमराव अंबेडकर थे और एक बेगम शाहनारा शहनवाज। फिर 1935 का भारत शासन सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम इम्पोर्टेंट है। 9/1935 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कुल 448 कितने आर्टिकल, 448 आर्टिकल और 16 अनुसूचियाँ थी। इनमें से प्रारंभिक जो स्टार्टिंग के 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी जो भारत पर और शेष म्यांमार यानी कि बर्मा पर लागू होती थी। इस एक्ट के तहत 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना
को ही अपनाया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो 1919 की प्रस्तावना थी, वही इसकी प्रस्तावना रखी गई। और इस एक्ट में संघात्मक शासन स्थापित करने हेतु ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों व चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, परंतु देशी रियासतों के संघ में शामिल नहीं होने के कारण अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली या इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। तो ये ध्यान रखना कि अनेक ब्रेकर है और इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा किसको दी गई और किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने इस दास्ता का चार्ट, दास्ता का घोषणा पत्र कहा है, तो ये ध्यान रखना, दास्ता का चार्टर या दास्ता का घोषणा पत्र किसे कहा है। इस एक्ट में पहली बार 3 सूचियों के माध्यम से संघ और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। संघ सूची संघ सरकार के पास और 59 विषय रखे गए। प्रांतीय सूची प्रांतीय सरकार के पास और 54 विषय रखे गए। समवर्ती सूची संघ सरकार के पास 36 विषय रखे गए और इनके अलावा जो विषय बचे उनको अपशिष्ट विषय कहा गया और ये वायसराय के पास रखे गए। ध्यान रखना, अभी तो समवर्ती सूची संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए है, लेकिन उस टाइम समवर्ती सूची में संघ सरकार कानून बना सकती थी। इस एक्ट में भी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल रखा गया और पहली बार 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत और बम्बई, मद्रास। ये बात हमने संसद वाले टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी की है। और 1919 का एक्ट में एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में दवेज शासन लागू किया गया। तो एक तो जो ये 1935 वाला है, इसके तो 6 प्रांतों में, और 1919 वाले के तहत 8 प्रांतों में दवेज शासन लागू किया गया। जो ये 1935 का है, इसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया और 1919 वाले में दवेज शासन लागू किया। दोनों में स्पष्ट अंतर ध्यान रखना। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास और मध्य प्रांत और पंजाब, इन 8 प्रांतों में दवेज शासन लागू हुआ। दवेज शासन का पूछे तो 1919 वाला, अगर द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित करने की बात पूछे तो 1935 का, इसलिए ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं। 1935 एक्ट के तहत दवेद शासन को प्रांतों से हटाकर, जो व्यवस्था 1919 के एक्ट के तहत की गई थी ना दवेद शासन वाली, इसको 1935 के एक्ट के तहत हटाकर, प्रांतों से हटाकर अब कहाँ? केंद्र पर लागू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो ऐसा पूछेगा दवेद शासन लागू प्रांतों में किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1919 के तहत, और इसको दवेज शासन को केंद्र में किस एक्ट के तहत लाए, तो 1935 के एक्ट के तहत लाए। इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट रूप से 1-2 बार देख लेना, वापस पढ़ लेना। आरक्षित विषय का प्रशासन वायसराय व उसकी कार्यकारिणी को, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन वायसराय व उसके विधानमंडल को सौंपा गया। नोट ध्यान रखना, इस एक्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी प्रदान करते हुए प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रांतों को ऑटोनॉमी किस एक्ट के तहत प्रदान की गई या उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ की गई, तो प्रांतों में की गई। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु उत्तरदायी शासन को 1939 में समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछेगा ऑटोनॉमी प्रांतों को किस एक्ट के तहत, तो 1919 में नहीं थी, 1935 के एक्ट के तहत। और ऐसा क्वेश्चन आएगा, किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, तो 1919 का था। फिर 1935 में भी ये प्रस्तावना रखी गई। किस एक्ट के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो 1935 के तहत की गई। कहाँ? 1935 के तहत। और किसका उद्देश्य था, तो 1919 का उद्देश्य था। उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की गई, तो 1937 में की गई। और कहाँ की गई, तो प्रांतों में की गई। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कब समाप्त की गई, तो 1939 में समाप्त की गई। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर कुछ चीज़ें और हैं, इस एक्ट के तहत
संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, किस एक्ट के तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया? तो ये 1935 का एक्ट था। आरबीआई और संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना के प्रावधान किए गए किस एक्ट के तहत? ये 1935 का एक्ट। फिर बर्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1935 के एक्ट के तहत। लंदन स्थित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत सचिव की सहायता हेतु हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। एपेक्स न्यायालय जो 1 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपेक्स न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? 1 अक्टूबर 1937 को। और किस एक्ट के तहत लाया गया? तो 1935 का अधिनियम। इसका नाम अब यहाँ पर फेडरिक कोर्ट कहलाया, यानी संघीय न्यायालय कर दिया गया इसका नाम। अपेक्स न्यायालय से अब नाम क्या चेंज हो गया? संघीय न्यायालय चेंज हो गया। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश रखे गए और सर मॉरिस गवायर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने।